अपने घर को वृद्धाश्रम में बदलकर आज सरिता जी खुशी महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यह जो उन्होंने किया है बिल्कुल सही किया, क्योंकि उनके बेटे और बहू उस घर में रहने के लायक नहीं थे और ना ही कभी सरिता जी ने उन्हें माफ़ किया, क्योंकि उन्होंने यह हक खो दिया था। जो उन्होंने अपनी माँ के साथ किया था वह बहुत ही गलत था। लेकिन माँ ने तब भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे अगर गलत करते हैं तो माँ बाप उन्हें माफ़ कर देते हैं। लेकिन उन्होंने इतनी घटिया हरकत की जिस वजह से सरिता जी उन्हें चाहते हुए भी ना माफ़ कर सकी, क्योंकि उनके दोनों बेटों और बहू ने अपनी माँ की जगह एक उन्हीं की उम्र की महिला को उनकी जगह पर बैंक लेकर गए थे ताकि वह अपनी माँ के पैसे निकाल सके। बात कुछ महीने पहले की थी, जब सरिता जी अपने घर से निकलकर इधर उधर भटक रही थी। कभी रेलवे स्टेशन पर रुक जाती, कभी बस अड्डे पर वहीं बेंच पर सो जाती। सरिता जी रेलवे स्टेशन पर कई दिनों से बैठी थी और अपनों को याद कर रही थी। वही अपने जो उनके खुद के बेटे थे और धोखे से छोड़ गए थे। शरीर पर कई जगह जख्म बने हुए थे और एक पैर से लंगड़ा कर चल रही थी। जख्म ज़्यादा पुराने नहीं लग रहे थे। चेहरे पर भी कुछ नीले से निशान थे, जैसे कि उन्हें बेदर्दी से मारा गया हो। आखिर स्टेशन पर कब तक पड़ी रहती, क्योंकि सरिता जी जो कभी स्कूल में टीचर रह चुकी थी और जानती भी थी कि मेहनत से कमा कर खाया जा सकता है, और वह इस बात को कभी नहीं भूल सकती थी। उन्होंने कई दुकानों पर काम भी मांगा, लेकिन कोई काम नहीं मिला। बात विश्वास की भी थी, जो आजकल जल्दी से कोई किसी पर नहीं करता। किसी ने कहा, गुरुद्वारे चली जाइए, सेवा के बदले खाना तो मिल ही जाएगा। यह बात उनके कानों में बैठ गई और वह हर किसी से गुरुद्वारे का पता पूछती रही। घर वापस जा सकती थी, मगर दरवाजे तो बंद ही हो चुके थे। बस गुरुद्वारे जाना बाकी था, और बस वही नहीं हुआ था। अगर जाती तो वह भी हो जाता, लेकिन अपने आत्मसम्मान के लिए वह घर जाने के बजाय गुरुद्वारे का पता पूछने लगी। भटकते भटकते जाने कितने किलोमीटर चलती हुई सरिता जी गुरुद्वारे पहुंच गई। वहां जाकर सबसे पहले कीर्तन में बैठी और फिर प्रसाद खाया। कई दिनों बाद पेट भर खाना खाया था। फिर उन्होंने वहां के एक आदमी से कहा, भाई जी इधर कोई सेवा मिलेगी क्या? मैं अकेली बेसहारा हूँ, मुझे बस एक कोना रहने को और कोई सेवा करने को दिलवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। उस आदमी ने उनसे थोड़ा रुकने को कहा और चला गया। वह एक तरफ बनी बेंच पर बैठी रहीं और उसने आने का इंतजार करती रही। आधा घंटे बाद वह आदमी ने आकर पूछा, माता जी आप रोटी बना देंगी क्या? सुनते ही सरिता जी की आंखें चमक गईं और उन्होंने कहा, हाँ जी भाई जी, क्यों नहीं, मैं तो ढेर सारी रोटी बना सकती हूँ। सरिता जी को वहाँ सेवा तो मिल ही गई थी और साथ ही एक बड़े हॉल में एक कोने में एक बिस्तर भी मिल गया था, जहाँ महिलाएं ही रहती थी। अब उनके रहने और खाने का इंतजाम हो गया था। सरिता जी के जख्म और उन्हें लड़खड़ाते देखकर हर कोई उनसे इस बारे में पूछता, लेकिन वह कह देती कि टक्कर हो गई थी। उस हॉल में सब लोग उनकी तरह नहीं थे, बस कुछ ही महिलाएं उनकी तरह परेशानी से जूझ रही थी। बाकी महिलाएं यहाँ कुछ दिन रहने आती और सेवा करके चली जाती थी। गुरुद्वारे में लगे हेल्थ कैंप में सब लोग अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दिखाने आते थे, तो दूसरी महिलाओं के कहने पर सरिता जी ने जाकर वहां दिखाया। लेकिन डॉक्टर के चोट का कारण पूछने पर सरिता जी हकला गईं और कह दिया कि गिर गई थी। लेकिन महिला डॉक्टर को लगा कि यह झूठ
बोल रही हैं। उसने उनके घर के बारे में पूछा मगर सरिता जी ने कहा कि बच्चे बाहर रहते हैं और वह एक विधवा अकेली औरत हैं और गुरुद्वारे में सेवा करना पसंद करती हैं। लेकिन डॉक्टर को उनकी हालत पर शक हो गया था। विदेश में रहने वाले बच्चों की माँ यहाँ गुरुद्वारे में इस हालत में क्यों हैं? उनको हैरानी थी कि सरिता जी के पास एक फ़ोन तक भी नहीं था, तो फिर वह बच्चों के संपर्क में कैसे रहती हैं? यह पूछने पर कि फिर वह बच्चों से बात कैसे करती हैं, उनका फ़ोन कैसे आता है, इस पर भी सरिता जी सकपका गईं और वहाँ से चली गईं। उन्हें लग रहा था कि डॉक्टर ज़्यादा छानबीन कर रही है। शायद सरिता जी को अपना आसरा छिन जाने का डर था। आखिर उनके बच्चे कहाँ थे, या कहीं थे भी या नहीं थे, इसका पता सिर्फ वही जानती थी। डॉक्टर को सरिता जी के बारे में जानने की रुचि थी क्योंकि वह उनकी मदद करना चाहती थी। एक दिन उसने सरिता जी से कहा कि आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? जिस पर सरिता जी ने जवाब दिया कि कनाडा में रहते हैं। डॉक्टर ने कहा कि वह एक हफ्ते बाद कनाडा ही जा रही हैं। अगर कुछ भेजना हो तो उनके द्वारा अपने बच्चों को कुछ भेज सकती हैं। पता दे देंगी तो वह पहुंचा देंगी। इस बात पर सरिता जी को कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या कहें। कनाडा में तो कोई रहता ही नहीं, तो पता कैसे दें? पहले तो उन्होंने झूठ बोला, मुझे पता मालूम नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि फ़ोन करके मांग लीजिए, बल्कि मेरे फ़ोन से उनको फ़ोन कर सकती हैं, उनका नंबर दे दीजिए। सरिता जी जैसे उसकी बातों में फंस गई थी। कोई नंबर होता तभी तो देती। डॉक्टर उनके चेहरे के हाव भाव देखकर समझ रही थी कि बात कुछ और है। उसने उन्हें कुछ बोलते न देखकर कहा, सरिता जी कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी हर मदद करने की कोशिश करूँगी। सच बताइए, बच्चे कहाँ हैं? सरिता जी के पास आज डॉक्टर के सवालों से बच निकलने का कोई चारा ना बचा था। सारे रास्ते बंद हो चुके थे। डॉक्टर बार बार उनसे पूछ रही थी और सरिता जी बैठी बस जमीन ताक रही थी। आखिरकार उनका सब्र टूट ही गया और उन्होंने कहा, डॉक्टर मेरे पति को छोड़कर पूरा परिवार है और इसी शहर में रहता है। सच तो यह है कि मैं अपने ही बच्चों की सताई हुई हूँ। कैसे भी करके खुद को जिंदा रखी हूँ। शायद कभी तो वह मुझे ढूंढ कर मुझ तक पहुँचेंगे। बस एक बार सबको देखना चाहती हूँ। डॉक्टर यह सब सुनकर हैरान थी। उसने कहा, सरिता जी आप अपने घर का पता बताइए, मैं उन्हें समझाऊंगी, आपके लिए कोशिश करूंगी। लेकिन सरिता जी ने पता बताने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, आप रहने दीजिए, वो नहीं आएंगे, उन्हें मेरी ज़रूरत है ही नहीं। डॉक्टर हैरान थी, लेकिन सरिता जी समझाने के बाद भी पता देने को राजी नहीं हुई। डॉक्टर जानना चाहती थी कि सरिता जी ऐसी हालत तक कैसे पहुंची। तो उन्होंने फिर से सरिता जी से कहा, सरिता जी आप घर का पता मत बताइए, लेकिन यह तो बता दीजिए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ रहना पड़ता है। इस बार डॉक्टर की बात सुनकर सरिता जी का मन दुखी हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपने दर्द को आंखों से न रोक सकी। डॉक्टर से बोली, डॉक्टर मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। 2 बेटे, 1 बहू और इतना बड़ा पति का बनाया हुआ घर है, लेकिन औलाद निकम्मी निकली। पति की मेहनत पर पानी फेर दिया। डॉक्टर यह सब सुनकर हैरान थी। आगे सरिता जी ने कहा, डॉक्टर मेरे
पति सरकारी जॉब करते हैं और घर में बहुत पैसा था। बच्चों को अच्छा खिलाया और पढ़ाया। बड़े होने के बाद दोनों सिर्फ आवारागर्दी करते थे। अपने पापा के लाख समझाने के बाद भी दोनों की संगत बिगड़ती गई और ना ही पढ़ाई लिखाई हुई। इनके पिता इनकी आए दिन आती शिकायतों से परेशान रहने लगे थे। यहाँ वहाँ झगड़ा गुंडागर्दी से तंग हो चुके थे। पुलिस भी घर तक आने लगी थी, लेकिन इनके पापा को इज्जत के कारण इन्हें छोड़ जाती थी। मेरे पति इससे बीमार रहने लगे और हद तो तब हो गई जब बड़े बेटे अरविंद एक लड़की को लेकर भाग गया। पुलिस उसको रात दिन ढूंढती रही और सारा मोहल्ला और समाज हम पर थूकता रहा। इस बदनामी के कारण उन्होंने अपनी जान ट्रेन से कटकर दे दी। कहते हुए सरिता जी फिर से रोने लगी। डॉक्टर ने उनकी पीठ को सहलाया और जब वह कुछ शांत हुई तो आगे के बारे में पूछा। सरिता जी ने आगे कहा, बड़ा बेटा अरविंद लौट कर भी नहीं आया था और इधर मैं अपने पति को खो चुकी थी। इनके अंतिम संस्कार के लिए उसका इंतजार हो रहा था। अरविंद लौटा तो सही, लेकिन सारे संस्कार होने के बाद और साथ में वह लड़की भी थी जिससे वह शादी कर चुका था। मेरी हैरानी की सीमा नहीं थी। बाप की अर्थी के वक्त अरविंद पत्नी को घुमा रहा था। कैसा निर्लज्ज बेटा पैदा किया है मैंने, डॉक्टर ने कहा। लेकिन आपने अपना घर क्यों छोड़ दिया? डॉक्टर का यह सवाल पूछने पर सरिता जी फिर से अतीत में पहुंच गई और अपनी बात बताने लगी। डॉक्टर, अरविंद बहू लेकर तो आया था, लेकिन बहू के संस्कार जाने कैसे थे, जाने कैसे घर से आई थी। खुले कपड़े और अरविंद के साथ खुले में सो जाती थी। छोटे भाई तक का लिहाज न किया और मेरा तो करती ही नहीं थी। एक दिन मैंने कहा कि बहू कमरे में किया करो जो करना हो। हर वक्त पति से सबके सामने चिपके रहना शोभा नहीं देता। इधर तुम्हारा देवर भी है, वह भी बिगड़ सकता है। लेकिन मेरा यह कहना मुझ पर बहुत भारी पड़ा। बहू ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और दोनों भाई भागकर आ गए और पूछने लगे कि क्या हुआ। दीपा ने कहा कि तुम्हारी माँ मुझ पर लालछन लगा रही है। दोनों बेटे मुझ पर बिगड़ पड़े और बोले कि घर में रहना है तो मुंह बंद रखो। दोनों ने धीरे धीरे मुझसे सारी चाबियां छीन ली और उन्होंने बहुत कर्ज ले लिया। कर्ज वाले रोज आने लगे और उन्होंने मेरे पति की सोने की चीज़ों को देकर कर्जा उतारना शुरू कर दिया। कुछ बोलती तो बहू मारने दौड़ पड़ती थी। कई बार तो उसने मुझे मारा भी और बेटे उसका साथ देते रहे। मोहल्ले वाले शोर शराबा सुनकर समझाने भी आते तो उन्हें बेइज्जत करके अपने घर का मामला बताकर भगा दिया जाता था। मैं किसी की मदद भी नहीं ले सकती थी, कहकर सरिता जी अपने जख्मों को दिखाते हुए कहा, देखिए डॉक्टर साहिबा, जिन जख्मों का आप इलाज कर रही हैं यह उनके ही दिए हुए जख्म है। कितनी बार दोनों बेटों ने बेदर्दी से मारा। दीपा मेरे हाथ पीछे पकड़ लेती थी और दोनों मुझ पर हाथ उठाते थे। एक दिन मुझे घर के कागजों पर साइन करने के लिए इतना मारा कि मुझे लगा कि आज यह मुझे जान से ही मार देंगे। मैंने साइन नहीं किया क्योंकि वह तीनों वह घर बेचना चाहते थे जो मेरे पति की आखिरी निशानी था। तीनों निकम्मे उस पैसों को भी बैठकर खा जाना चाहते थे। इस कारण मैं उनसे किसी तरह बचकर भागी और जाकर अपने कमरे में बंद हो गई। दोनों बेटों के साथ बहू भी शराब पीती थी और जब रात को तीनों नशे में सो रहे थे तो मैं मौका पाकर भाग गई। कहते हुए सरिता जी की दर्द भरी रुलाई फूट पड़ी। 60 साल से ज़्यादा उम्र की सरिता जी अपने बच्चों के हिंसक व्यवहार का शिकार हुई थी।
जिसके लिए माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए बल्कि इसकी तो सज़ा होनी चाहिए थी। जब यही बात डॉक्टर ने उनसे कही तो उन्होंने जवाब में कहा, नहीं डॉक्टर, मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी, उनको दोष क्या दूँ? अपनी ही औलाद को जेल तो नहीं भेज सकती। डॉक्टर ने कहा, वास्तव में तो उनको सज़ा होनी चाहिए। अगर आप पुलिस से शिकायत करेंगी तो तीनों सड़कों पर आ जाएंगे। सब कुछ आपका ही तो है। सरिता जी ने कहा, नहीं डॉक्टर साहिबा, वैसे तो मकान के सिवा कुछ बचा ही नहीं है और अब मैं उनसे सर की छत नहीं छीनना चाहती। मैं तो अपना जीवन कहीं भी रहकर काट लूँगी। डॉक्टर उनकी बात सुनकर हैरान थी कि एक माँ का दिल ऐसा भी हो सकता है। डॉक्टर ने उनकी मदद करने की ठान ली। उस समय तो कैंप खत्म करके डॉक्टर चली गई। डॉक्टर का आना जाना गुरुद्वारे में सुबह के 4 घंटे होता था और बाकी समय वह अपने क्लिनिक में बिताती थी। शहर की जानी मानी महिला डॉक्टर थी और दिल की नेक भी, इसलिए गुरुद्वारे में सेवा देने चली जाती थी। एक दिन उन्होंने सरिता जी से कहा, आप मुझे अपने कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट दे देंगी तो मैं आपकी सरकारी पेंशन बंधवा दूंगी। मेरे एक बहुत अच्छे जानकार हैं, वह आपका काम कर देंगे। सरिता जी सुनकर खुश हुई क्योंकि इससे उन्हें खाने के साथ कुछ पैसे भी हर महीने मिलने वाले थे। सरिता जी ने झट से अपने कागज़ ला करके दे दिए और डॉक्टर उसके बाद चली गई। डॉक्टर ने उनके कागज़ अच्छे से चेक किए तो पाया कि उस पर एक फ़ोन नंबर भी था। डॉक्टर ने वह फ़ोन नंबर अपने फ़ोन से मिला लिया और कहा कि मुझे सरिता जी से बात करनी है। पीछे से आवाज़ आई जो कि किसी महिला की थी। सरिता जी तो अब नहीं हैं, आपको उनसे क्या लेना देना है? डॉक्टर ने तुरंत कहा, पहले आप सुन लीजिए। उनके पति की एक एफडी पूरी हुई है जिसमें वह नामिनी है। उनके पति की डेथ के बाद वह उनका ही है। वह इसमें नामिनी थी तो अब उनको आना पड़ेगा। फ़ोन पर उस औरत ने सुनते ही कहा, कितने पैसे हैं? डॉक्टर ने कहा, 1 करोड़ है रकम। सुनते ही उस महिला के होश उड़ गए। उसने तुरंत कहा कि कहाँ आना है, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत कहा कि सरिता जी को लेकर आना पड़ेगा, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसने थोड़ा रुककर कहा, ठीक है, हम उनको लेकर आ जाएंगे। इसके बाद फ़ोन कट गया। डॉक्टर का तीर सही निशाने पर लगा था। उस औरत ने, जो कि सरिता जी की बड़ी बहू थी, उसने तुरंत अपने पति यानी कि अरविंद को फ़ोन लगाकर सारी बात बताई। उसे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ और वह जल्दी से अपनी दुकान छोड़कर घर आ गया। उसने आकर कहा, दीपा सही से बता कि किसका फ़ोन आया था। और दीपा ने सारी बात फिर से बता दी। इतने में उसका छोटा भाई भी आ गया। दोनों इतनी बड़ी रकम को कैसे भी करके नहीं छोड़ना चाहते थे। लालच में इतने अंधे हो गए थे कि यह भी नहीं सोच रहे थे कि सरिता जी के बिना पैसे मिलेंगे ही नहीं। दीपा ने कहा, ऐसा करते हैं कि किसी को तुम्हारी माँ बनाकर ले जाते हैं। अरविंद ने तुरंत कहा, अरे तू पागल है क्या? फ़ोटो आईडी लगेगी और उससे पहचान हो जाएगी। छोटे भाई ने कहा, फ़ोटो आईडी तो मैं बनवा दूंगा, लेकिन बस एक माँ के उम्र की औरत का इंतज़ाम कर लो। एफडी की नामिनी में फ़ोटो नहीं लगती है। उनको क्या पता कि हमारी माँ कौन सी है। सबको उसकी बात सही लगी। इसके बाद सबके सब कागजात का इंतजाम करने में लग गए। कुछ दिन में नकली पेपर बनवाए लिए गए और एक महिला को कुछ पैसों का लालच देकर माँ बनने के लिए राजी कर लिया गया। अब कागज़ तैयार थे जिनमें सारी जानकारी नाम के साथ सरिता जी की ही थी और फ़ोटो उस महिला की थी। अरविंद ने
एक दिन फिर से फ़ोन लगाया और कहा, मैडम कहाँ आना है? आपका फ़ोन हमारे पापा की एफडी की रकम के लिए आया था। अब बताइए कि हम अपनी माँ को कहाँ लेकर आएं। डॉक्टर को तो इसी फ़ोन का इंतज़ार था। उन्होंने उन्हें एक जगह बैंक में बुलवा लिया। वहाँ उनके कुछ जानकार थे। इस कारण इस नाटक को अंजाम देने में कुछ लोग उनके साथ मिल गए। अरविंद अपनी पत्नी दीपा और छोटे भाई के साथ नकली माँ को लेकर बैंक पहुँच गया। जैसे ही काउंटर पर उन्होंने कहा तो उन्होंने माँ के बारे में पूछा। उन्होंने नकली माँ को नकली कागजों समेत उनके सामने खड़ा कर दिया। सरिता जी के दिए सभी कागज को उन्होंने उन नकली कागजों से मिलाना शुरू किया। आधार कार्ड के नकली होने की पुष्टि तुरंत हो गई, लेकिन यह बात उन्होंने जाहिर नहीं होने दी और कुछ सवाल उस नकली माँ बनी औरत से पूछने लगे तो जवाब न दे पाई। इससे पहले कि तीनों इस परिस्थिति से बचकर भागते, डॉक्टर जो कि एक तरफ खड़ी सब देख रही थी, उन्होंने तुरंत एक कॉल किया और थोड़ी ही देर बाद वहां पुलिस आ खड़ी हुई। फर्जी कागज बताने के और माँ को घर से बाहर निकलवाने के केस में उन सबको साथ ले गई। डॉक्टर तुरंत गुरुद्वारे पहुंची और जाकर कहा, चलिए सरिता जी, आपको आपकी पेंशन दिलवा देते हैं। मेरे साथ चलिए, ऑफिस में आपके साइन करवाने हैं। सरिता जी खुशी से फूली ना समाई और तुरंत उनके साथ चल दी। डॉक्टर खुद अपनी कार चलाकर उन्हें साथ ले गई। मगर जब पुलिस स्टेशन के बाहर कार रुकी तो सरिता जी कुछ हैरान हुई और पूछने लगी, डॉक्टर साहिबा, हम यहाँ क्यों आए हैं? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आओ मेरे साथ अंदर चलिए, कुछ काम था, बस अभी हो जाएगा। सरिता जी को डॉक्टर पर काफ़ी विश्वास था, इसी कारण वह उनके साथ तुरंत ही अंदर चली गई। अंदर जाकर देखा तो हैरान हो गई। इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, डॉक्टर साहिबा, आपका इंतज़ार हो रहा था, यही है क्या सरिता जी? सरिता जी इंस्पेक्टर के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान होकर डॉक्टर की तरफ देखने लगी। उनके चेहरे पर कई सवाल थे जिनके जवाब उन्हें कुछ देर में मिलने वाले थे। अपनी माँ को देखकर तीनों तुरंत उठकर आ गए। माँ, हमें बचा लो, हमसे गलती हो गई। सरिता जी सबको यहाँ देखकर चौंक गई थी। उन्होंने हकलाते हुए कहा, तुम यहाँ सब कैसे, क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, यह क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ। इतनी फरेबी औलाद भला क्या सच बताएगी? इसके बाद इंस्पेक्टर ने सारी बात सरिता जी को बताई। सरिता जी धम्म से कुर्सी पर बैठ गईं और आंचल में मुंह छिपाकर रोने लगी। डॉक्टर ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सरिता जी, आप इंस्पेक्टर साहब को अपने वह जख्म दिखाइए जो इन तीनों ने आपको दिए हैं और जिनका इलाज मैं ही कर रही हूँ। सरिता जी आंसू पोंछते हुए डॉक्टर की तरफ देखने लगी तो डॉक्टर ने कहा, सरिता जी, यही मौका है। इन तीनों ने आपके साथ जो भी किया है वह सब इंस्पेक्टर साहब को बता दीजिए। इनको सजा तो मिलनी ही चाहिए। सरिता जी खामोशी से उन तीनों की तरफ देखने लगी तो तीनों तुरंत उनके पैरों में पड़ गए और माफ़ी मांगने लगे। इंस्पेक्टर ने कहा, नकली माँ लाकर अपनी माँ का पैसा ले जाना चाहते थे। भले यह सब डॉक्टर मैडम का ड्रामा था, लेकिन तुम्हारी असलियत भी सामने आ गई। अगर यह सच में होता तो तुम लोग तो इसी तरह अपनी माँ का पैसा खा जाते। नकली माँ और नकली कागज़ बनाकर तुम लोगों ने 400 बीसी का काम किया है। अपनी माँ को मारा पीटा भी है और इसकी सज़ा तो ज़रूर होगी।
तुम्हारी माँ की लाचारी तो मैं देख ही रहा हूँ कि वह बेचारी तुम्हारी शिकायत तक नहीं कर पा रही है। इंस्पेक्टर ने हवलदार को आवाज़ लगाकर तीनों को अंदर बंद करने को कहा तो तीनों रो रो कर माफ़ी मांगने लगे और अपनी माँ के कदमों में गिर गए। बहू दीपा पैर छूकर कहने लगी, आप तो मेरी माँ जैसी हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस बार सरिता जी से रहा ना गया और उन्होंने उसको ज़ोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं तो तब भी माँ थी, लेकिन तुमने समझा कहाँ था। नौकरानी से ज़्यादा तो अहमियत ही नहीं दी। माँ माँ होती है तो क्या तुम मुझ पर हाथ उठाती? सरिता जी ने दिल खोलकर सारी बातें कह डाली और तीनों सिर नीचा करके जमीन ताकते रह गए। आज माफ़ी मांगने का असर नहीं हो रहा था और होता भी कैसे, क्योंकि माफ़ी मांगने का सही समय तो कब का निकल चुका था और आज तो सज़ा का समय था। सरिता जी ने इंस्पेक्टर से कहा, इनको अपने हिसाब से जो सज़ा देना चाहें दे दीजिए, मैं कानून के बीच में नहीं आऊँगी। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर को धन्यवाद कहा। अब सरिता जी को अपना मकान मिल चुका था। जब वह अपने उस घर में गई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें अपने बेटे और बहू की सारी हरकतों को याद कर कर के बहुत दुख हो रहा था। अब सरिता जी ने अपने घर को वृद्धाश्रम बनवा दिया था, जिसमें उनके ही जैसे वृद्ध लोग रह सके और उन्हें दर दर इधर उधर ना भटकना पड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि दर दर भटकने पर कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि यह तकलीफ उन्होंने भी झेली थी। वह तो भला हो उस डॉक्टर साहिबा का जिन्होंने आगे बढ़कर सरिता जी की मदद की थी, जिससे उनका घर और उनके बेटे और बहू को सबक सिखाया जा चुका था और वापस सब कुछ सरिता जी को मिल गया। अब सरिता जी के मन में एक ही पीड़ा उठा करती थी कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो ऐसी औलादें मिली। तो दोस्तों, सरिता जी ने अपने बेटे और बहू को सज़ा दिलवाकर जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।